हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जीएसटी का आरटीपी रिवीजन। ठीक है, तो हम लोग पिक करेंगे अपने आरटीपीज। बोले तो अभी लेटेस्ट आरटीपी जीएसटी का जो अपना उठाएंगे वो उठाएंगे आरटीपी जनवरी 2025 जो अभी एग्जाम होने वाला है उसका आरटीपी, फिर उससे पहले सितंबर, फिर मई। ठीक है, तो 3 आरटीपी हम बैक टू बैक कवर करने वाले हैं और ये 3 आरटीपी करने के बाद आपके प्लस एमसीक्यू बूस्टर करने के बाद प्लस रिवीजन करने के बाद मेरी तरफ से जीएसटी का ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाएगा। फिर भी कमेंट कर देना अगर आपको लगता है सर जी ये वाले क्वेश्चन या ये कुछ भी कराना बाकी है तो। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं हम लोग अपना जीएसटी का आरटीपी जनवरी 2025 हमारी स्क्रीन पर है और हम इसको बिना देरी के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ऑलमोस्ट सारी बातें डिस्कशन करूंगा। बड़ा अच्छा आरटीपी है, थोड़ा टेढ़ा आरटीपी है, वैसे बताऊं टेढ़ा आरटीपी है। ठीक है, पर ध्यान सुनना और ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम बहुत कुछ करने वाले, ऑफकोर्स जीएसटी के बाद थोड़ी एडवांस अकाउंट पे भी बातें करेंगे। ठीक है, सर जी पहला ही केस है, बड़े आराम से पढ़ना मेरे साथ में। जीएसटी का कह रहा है विंटेज सिनेमास प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिन लीडिंग चेन है जिनका मल्टीप्लेक्स सोसाइटी मल्टीप्लेक्स ऑपरेशन चल रहे हैं। इनके मल्टीप्लेक्सेस चल रहे हैं कहां पे, सेवरल स्टेट में अक्रॉस इंडिया। और इनकी कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो मुंबई में है। कहां पे, और मुंबई में महाराष्ट्र, बोले तो मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, और वो जीएसटी रजिस्टर्ड है मल्टीपल स्टेट में, महाराष्ट्र के अलावा और भी स्टेट में रजिस्टर्ड है क्योंकि उनके अलग अलग जगह बिजनेस है। वो मूवी टिकट ऑफर करते हैं, फूड करते हैं, बिजनेस करते हैं और अदर एंटरटेनमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। ठीक है, काम की बात बताओ सर जी, उनकी टर्नओवर कंपनी की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 175 करोड़ थी। ओ माय गॉड, दैट मींस ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो हो गई। कंपनी अभी तक 35 करोड़ की टर्नओवर एक्सीड कर चुकी है जून इस साल की करंट ईयर के 35 करोड़ तक। मतलब इस साल भी वो अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुलाई में उन्होंने सोचा है कि वो एक नया मल्टीप्लेक्स ओपन करेंगे। कहां पे, गुजरात में। ओके जी, जहां से वो कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेंगे अगस्त जुलाई में सेटअप करेंगे और अगस्त से पूरा प्रॉपर तरीके से काम शुरू कर देंगे। ड्यू टू ऑपरेशन इन मल्टीपल स्टेट फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो ऑपरेट किया जाता है वो सेंट्रलाइज टीम्स और कॉर्पोरेट ऑफिसर करती है और सेम टीम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न वगैरह सारा काम वही उठाते हैं। मतलब सारा काम वही उठाते हैं, वही सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। ठीक है, एक सेकंड को चार्जिंग लगा दो। ठीक है, तो मतलब कहानी चल रही है अभी तक सर, अगर मैं बात करूं तो कहानी चले जा रही बैक टू बैक कहानी चले जा रही है कि हाँ ये काम ये काम ये काम। ठीक है, कह रहा है कंपनी इज आल्सो एंगेज्ड इन लीजिंग द स्पेस टू द इंडिपेंडेंट वेंडर को। वो लोग स्पेस देते हैं, जगह देते हैं और वहां पर वो लोग रेंटल उनसे चार्ज करते हैं और इंक्रीज करते हैं अपने रेवेन्यू। मतलब वो उनको फूड वगैरह के लिए जगह दे देते हैं और वो कहते हैं भैया लो और हमें हमें रेंट देना, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। हाँ जी, तो उन्होंने क्या करा है, एक नई बिल्डिंग ली है मुंबई में जिसका रेंट दे रहे हैं वो 5 करोड़ रुपए। रिफंडेबल सिक्योरिटी दिया, सॉरी रिफंडेबल सिक्योरिटी का पैसा दिया 5 करोड़ और एग्रीमेंट 5 साल का है। फिर उन्होंने गुड्स डिस्पैच किया जिसके मटेरियल वर्थ है 45 लाख रुपए। महाराष्ट्र से गुजरात ये सामान जा रहा है और सितंबर में जा रहा है, रोड के थ्रू जा रहा है और इसका एक्चुअली आईटीसी हम क्लेम कर चुके हैं। कहां पे, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रिब्यूट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमने जब सामान आया था तभी आईटीसी क्लेम कर लिया था, बाकी को 18% वगैरह जीएसटी। अब देखो मैंने क्वेश्चन एक लाइन में रीड कर दिया। ठीक है, बट ऐसे नहीं होता क्वेश्चन, ऐसे नहीं रीड होता है सर जी। आप पहले एनालाइज करो। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, एनालाइज करो। ठीक है, कि इस पूरे केस में हमारे लिए काम की बातें क्या क्या। देखो पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन में मेरे लिए कोई काम की बात नहीं है कि हाँ वो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन है, बस इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। बट जो पहला मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि उसने जो जुलाई में अपना गुजरात में जो ओपन किया है, क्या उसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए। द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। आपने अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आपने किसी भी दूसरे स्टेट में बिजनेस शुरू किया तो आपको मैंडेटरी उस स्टेट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मेरे बच्चे सेपरेट कराना पड़ेगा आपको, कोई लिमिट वगैरह टर्नओवर वगैरह नहीं देखनी है। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आप ऑलरेडी टर्नओवर एक्सीड कर रखी है तो आपको दूसरे स्टेट में अगर पैर रखोगे तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। प्रोवाइडेड अगर आप वहां पे एग्जेम्प्टेड सर्विस करने वाले हो तो वहां से आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। बट यहां वो कह रहा है कमर्शियली हम मल्टीप्लेक्स चलाएंगे तो मल्टीप्लेक्स तो टैक्सेबल है और टैक्सेबल है तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी लेना पड़ेगा। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे उसने यहां तक कुछ नहीं बातें करी हैं। फिर वो कह रहा है कि सर जी वो रेंट वेंट चार्ज करते हैं, वो रेंट चार्ज करते हैं। अगर रेंट चार्ज करते हैं किसी से भी तो ऑफकोर्स जीएसटी लगेगा, नो बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेंट तो भैया अगर आप रेंट किसी से चार्ज कर रहे हो तो कमर्शियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वगैरह होता तो एक बार को एग्जेम्प्ट हो जाता है, पर ये तो कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हो आप। फूड भाई आप फूड बेचोगे, वो भी पैसा कमाएंगे, आप भी पैसा कमा रहे हो, तो उस रेंट पे जीएसटी लगेगा और नॉर्मल जीएसटी लगेगा। फिर वो कह रहा है रिफंडेबल सिक्योरिटी, ये एक मुद्दा है।
आप याद रखो कि आप अगर पैसा देते हो कंसिडरेशन में, रिफंडेबल सिक्योरिटी सेक्शन 7 में ही सप्लाई में कंसिडरेशन वर्ड आता है और कंसिडरेशन में डिफाइन है, मैंने लिखवाया भी था कि अगर आपने कंसिडरेशन में सिक्योरिटी दी है, क्या दी है, सिक्योरिटी, और वो रिफंडेबल है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो पैसा जा रहा है और वापस आ जाएगा नहीं। अगर वो एडजस्टेबल है, क्या है, एडजस्टेबल, तो वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी। तो पॉइंट इस पे क्वेश्चन आएगा कि ये सप्लाई है या नहीं है, तो मेरे लिए ये एग्जेम्प्ट है, ये सप्लाई नहीं है, नॉट अ सप्लाई, एग्जेम्प्ट बोले तो नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और फिर वो कह रहा है 45 लाख का हम एडवर्टाइजमेंट मटेरियल गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो हम लोग क्या करें, हम लोग अपना कहां से, महाराष्ट्र से गुजरात। अब मैं मानता हूं कि दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो मेरे लिए डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, दूसरा डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, तब भी डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। दैट मींस आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आईटीसी महाराष्ट्र ले चुका है, जबकि उसका काम यूज कहां होगा, गुजरात में, तो गुजरात में उसका आईटीसी मिलना चाहिए। चलो जी अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन। क्या बोला है, कह रहा है वीसीएपीएल को रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, गुजरात के लिए है, बेकार की बात, लेना तो पड़ेगा वाइल कमेंसिंग द बिजनेस, जैसे वो बिजनेस शुरू करेगा, क्योंकि उसकी टर्नओवर वीसीएपीएल की ऑलरेडी एक्सीड है 20 लाख, ऑफ कोर्स उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो यही करेक्ट आंसर है। अलाउड टू ऐड गुजरात मल्टी, बेटा ऐड तब होता अगर वो सेम स्टेट में था तो वो ऐड कर सकता था, विद आउटसाइड स्टेट है मतलब उसे सेपरेट लेना पड़ेगा, उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ओनली नेक्स्ट, न बेटा इसी साल लेना पड़ेगा, बात खत्म। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। दूसरे पे आओ, कह रहा कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कह रहा उसे रिक्वायर्ड टू सिंगल कंसोलिडेटेड जीएसटी रिटर्न, ऐसा थोड़ी ना होता है, सेपरेट रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी हर स्टेट की, ठीक है, जहां पे वो रजिस्टर्ड है। ओनली द महाराष्ट्र ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन है, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कह रहा है रेंटल चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। रेंटल का कोई अलग से थोड़ी ना, रेंट आपने प्रॉपर्टी मतलब आपने जगह रेंट पे दी है और उससे रेंट आएगा वो आपके जीएसटी लगेगा। कह रहा है ओनली अरे इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, टेनेंट पे जो भी रेंट होगा कलेक्ट होगा वो वीसीएपीएल को उस पर टैक्स देना पड़ेगा, कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हो आपको प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा। सब कंफ्यूज करने के लिए इतने पॉइंट है, नॉर्मल बात है सर जी। रिफंडेबल सिक्योरिटी, सर जी रिफंडेबल सिक्योरिटी आप घूमते रहोगे, बट ये छोटा सा पॉइंट है, अगर ये एडजस्टेबल होता, डीम सप्लाई मानता अगर ये रहे तो ये सप्लाई ही नहीं है, इसे क्या करेंगे, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द जीएसटी, आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है वीसीपीएल एडवर्टाइजमेंट मटेरियल जो ले जा रहा है महाराष्ट्र ऑफिस से यहां पर अपकमिंग मूवीज के लिए, उसका क्या होगा सर जी, उसके लिए आपको इशू करना पड़ेगा एनी डॉक्यूमेंट सेम नॉट नाइबल टू इशू, नहीं ऐसा नहीं है, डिलीवरी चालान नहीं, बिल ऑफ सप्लाई नहीं, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बिल्कुल सप्लाई मानी जाएगी, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, जीएसटी ट्रांसफर करेंगे भाई साहब, हो जी, हेलो हेलो हेलो, जीएसटी ट्रांसफर करेंगे, और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है तो भी ई वे बिल भी जाना पड़ेगा, खत्म हो गया सर जी, ठीक है, खत्म पहला केस। अब आ जाओ सिक्स्थ, कह रहा है सर जी आपको कंसल्टेंसी टीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो ऑलरेडी जीएसटी मुंबई में महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और कंसल्टेंट डिजिटल चीजें प्रोवाइड कर रही है अक्रॉस इंडिया में, और कंपनी ने ये कुछ ट्रांजेक्शन करी है अक्टूबर में, ठीक है। आपको निकालना क्या है सर जी, कई सारी चीजें आपको, अच्छा पूरी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, टैक्स निकालना है, तो पहले तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे, फिर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और फिर जीएसटी। चलो जी शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कह रहा है कंसल्टेंसी सर्विस दी है मार्केट एनालिसिस को, एक कंसल्टेंसी सर्विस दी है मार्केट एनालिसिस को XYZ लिमिटेड को, जो रजिस्टर्ड क्लाइंट है चेन्नई का, तमिलनाडु का, 4.5 लाख की, और एडिशनली हमने कंपनी को पे करा है 4,500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। कंपनी ने हमने खुद ने, जो सप्लायर है हमने पे किया है महाराष्ट्र को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल स्टेट रेगुलेशन, लोकल स्टेट लॉ के हिसाब से हमें 4,500 का टैक्स देना पड़ा है, जो टैक्स हम किससे रिकवर करेंगे, अगर मैं कोई भी खर्चा कर रहा हूं, अगर सप्लायर कोई भी खर्चा कर रहा है और वो रेसिपिएंट से रिकवर करेगा तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा, मतलब 4.5 लाख तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, प्लस 4,500 रुपए भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने उससे सामान बेचा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे क्वेश्चन है, आपने सामान दिया वैल्यू, और प्लस उसके बिहाफ पे कोई भी खर्चा करोगे जो उससे रिकवर करोगे वो भी आप वैल्यू में ऐड कर दोगे, ठीक है। अगला डिजिटल मार्केटिंग, वही है, आपने कंडक्ट डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कराया किसी का, मिस्टर ए का, राजस्थान में जॉन रजिस्टर्ड है, क्या फर्क पड़ता है, उसका एग्रीगेट सर्विस के लिए 3 लाख रुपए चार्ज करें, और जितना आपने चार्ज किया उसमें से 25,000 मिस्टर ए ने इनकर्ड, मतलब सामने वाले ने पे किया है, तो कंपनी वॉज लाइबल टू पे, जो मुझे देना था, मुझे कंपनी को देना था, 3 लाख का खर्चा था, 3 लाख में से 25,000 तो आपने रेसिपिएंट ने पे किया किसी और को, थर्ड पार्टी को, जो मुझे देना चाहिए था, तो इसलिए जो पार्टी कंपनी को जो पेमेंट आई वो 275 है। देखो पेमेंट 275 आई, बट पॉइंट इज जो 25,000 पे किया वो रेसिपिएंट ने पे किया ऑन दी बिहाफ ऑफ सप्लायर टू द थर्ड पार्टी, तो वो आपकी कंसीडरेशन में ऐड हो जाएगा 25,000, इसका मतलब आपके लिए टोटल जो बनेगा वो 3 लाख ही बनेगा। टोटल कितना बनेगा, 3 लाख, तो पहले 3 लाख, फिर यहां पे 4,54,500, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहां पे ये सर ए, फिर आ गया बी,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है आपने ट्रैवलिंग पेमेंट करी है टीम की, द एम्प्लॉय इनकर्ड 50,000 की। इंपॉर्टेंट ये क्या हमें रिकवरी होगी, कोलकाता क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है और रिम्बर्समेंट सेम कंपनी को हो जाएगी, तो भैया ये भी ऐड हो जाएगा, 50,000 रुपए भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट माइनस होने वाला है, पर देख लेना डिस्काउंट की कंडीशन पूरी हो रही है नहीं हो रही। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, अच्छा तो 3 कंडीशन है, कौन कौन सी सर जी? वो एग्जिस्ट होना चाहिए और उसका आईटीसी रिवर्स हो जाए और तीसरा इनवॉइस से लिंक हो जाए। 50,000 का है, हमने ऑफर कराया कस्टमर को अगेंस्ट सप्लाई विच इनवॉइस वाज इशूड द सितंबर में शो होता है कस्टमर हैज नॉट रिवर्स। अजी कुछ नहीं होने वाला, नथिंग, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई माइनस नहीं होगा, जीरो माइनस होगा, क्योंकि वो रिवर्स ही नहीं कर रहा, तो हमें कोई आईटीसी नहीं रिवर्स करेगा तो हमें नहीं मिलेगा। लेट पेमेंट करोगे सर जी, लेट पेमेंट ऐड हो जाएगी, नो पॉइंट, लेट पेमेंट आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ही ऐड मानी जाएगी, लेट पेमेंट इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सब ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से परचेज ऑफ कार वगैरह यहां से आगे वो, तो ये आ गई वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये आ गई आपकी यहां पर। बताओ कितना कितना आ जाएगा, ये मेरे हिसाब से आएगा 3 4 5 4.5 लाख, 4.5 लाख और 4 54, ठीक है, तो 9,04,500, 9,04,500 ये आ गया आपकी आउटपुट है ना, आउटपुट। इस पे टैक्स आ जाएगा, इस पे टैक्स निकाल दोगे तो आपकी टैक्स आ जाएगी। अब देख लेते हैं आईटीसी कितना कितना मिलेगा। कह रहा कार खरीदा है हमने, नेम ऑफ द कंपनी बाय द यूजिंग ऑफ डायरेक्टर, टोटल कॉस्ट 10 लाख रुपए। कार के लिए खरीद रहे हो और कार का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो 13 की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं है और वो सारी कंडीशन पूरी मुझे दिख नहीं रही। ठीक है, आगे चलो। कह रहा है इंश्योरेंस सर्विस लिए हमने फॉर द एबम न्यू कार, इसका अगर इसी कार से रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस वगैरह कराओगे तो कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है। सर्विस लिए जिसपे जीएसटी पे किया 45,000 और बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये आईटीसी 45,000 का मिल गया। लो जी, पहला आईटीसी मिला है 45,000 का। उसके बाद स्पॉन्सरशिप करिए इवेंट में जहां पे आपने 2 लाख का पेमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, तो 2,45,000 का आपको आईटीसी, अच्छा अमाउंट पे किया है तो 2 लाख का जो भी टैक्स रेट आएगा, 2 लाख का कितना है 18% है ना, 2 लाख का 18% कितना आ गया 36,000। ठीक है, ध्यान से, तो 36 और 45 कितना हो गया 91,000 का आईटीसी, तो 91,000 का आईटीसी लेस करना, आपकी नेट पेमेंट आ जाएगी कैश में, नेट पेमेंट आ जाएगी कैश में। खत्म सर जी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है पर वही है, चीजें छोटी छोटी सी हैं। ठीक है, आगे चलो। अब क्या कह रहा है, कह रहा है भोलू राम है एक मेरठ में है, बताओ भोलू राम बेचारा बेडशीट पिलो कवर ब्लैंकेट गवर्नमेंट एजेंसी को सप्लाई करता है। ओके सी ओके जी। कह रहा है यूपी में कॉन्ट्रैक्ट में है, 4,61,000 की सेल करी जीएसटी हटा के, इसमें क्या क्या है 2,40,000 का ये है, ये सब कुछ है। क्वेश्चन क्या है ये बताओ। कह रहा है गवर्नमेंट एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू डीडीएस, बिल्कुल जी बिल्कुल सर जी, आपको यहां पे डायरेक्टली प्रोविजन पूछ लिया गवर्नमेंट एजेंसी का। ध्यान से देखो कि अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह को अगर सर्विस देता है तो उस केस में गवर्नमेंट को टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पे 2.5 लाख छोड़ो, यहाँ तो 4.5 लाख है, 4,61,000 है, तो 4,61,000 है, मतलब आपको टीडीएस तो काटना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर है, द आंसर इज यस, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और कह रहा है कितना काटना पड़ेगा, तो 1% रेट है, तो 4,61,000 का 1%। बेटा ये तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, 4,610 इतने रुपए का आपको टीडीएस काट के जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट जी। ओ हेलो गवर्नमेंट जी, आपको खुद के टीडीएस काट के जमा करना पड़ेगा। ठीक है सर जी। भोलू राम फिर से आगे चलते हैं। कह रहा ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखो मैं बताऊं एक ट्रिक बताऊं लिटरली जीएसटी में काम करने की। आप अगर जब एग्जाम में क्वेश्चन करो तो आप ना स्टार्टिंग से मत शुरू करो, पीछे से शुरू करो मेरे बच्चे। मैं आपको क्लियरली एडवाइस दे रहा हूं, जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं ना वो इजी होते हैं कंपैरेटिवली, पहला क्वेश्चन मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप पीछे से शुरू करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना, आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप जीएसटी के फ्लो में आ जाओगे ना, आपका आराम से हो जाएगा। और अगर आप पहले ही क्वेश्चन में अटक गए तो आपको पूरा पेपर मुश्किल लगेगा। ठीक है, आगे चलो। ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सप्लाई कर रहा है गुड्स टू वेरियस रजिस्टर्ड डीलर अक्रॉस इंडिया। कंपनी की टर्नओवर है 6 करोड़। इन फाइनेंशियल टीम कह रहे हैं इज नॉट श्योर अबाउट इनवॉइसिंग। ओ हो इनवॉइसिंग का डायरेक्ट आया बेटा 5 करोड़, बस इतना याद रखो, 5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कंपनीज आर व्यूड अंडर ई-इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग नीड टू बी जनरेटेड डायरेक्टली ई-इनवॉइसिंग पोर्टल इंस्टेड ऑफ ईआरपी सिस्टम। नहीं पॉइंट इज, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या मांगा है। कह रहा व्हाट इज ई-इनवॉइसिंग, बताओ ई-इनवॉइस जनरेट डेफिनेशन लिखो वगैरह, और क्या उसे करना पड़ेगा, आंसर इज यस, उसे अप्लाई करना पड़ेगा ई-इनवॉइसिंग के लिए, क्योंकि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। और कह रहा है ब्लू पांडा लिमिटेड को क्रिएट इनवॉइस डायरेक्टली ऑन द ई-इनवॉइसिंग पोर्टल, नहीं वो अपने ईआरपी सिस्टम से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हें ई-इनवॉइसिंग पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वो यहां से भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा इनवॉइसिंग के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला 9 पे भी आ रहा हूं, 10 देख रहा हूं। कौन से अकाउंट नहीं बनाने, डायरेक्ट क्वेश्चन है अकाउंट के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है अकाउंट के ऊपर, कौन कौन से अकाउंट नहीं बनाने, डायरेक्ट है। एक आ गया प्लेस ऑफ सप्लाई, 3 पॉइंट है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी,
मिस्टर मिसेस शांति है जो गुजरात की अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वेंट टू मीट हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से मिलने गई है पटना के अपने गांव में, पटना बिहार में, और उन्होंने एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने पेरेंट के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से जो रजिस्टर्ड है पटना में, और लोकेशन जो रेसिपिएंट की सप्लायर की है वो है पटना। अगर सिंपल सी बात है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कोई सर्विस देती है किसी भी पर्सन को जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी जो रेसिपिएंट ऑफ लोकेशन है वो आपकी मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर उसकी रेसिपिएंट लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो जो अपनी लोकेशन है प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब दैट इज सप्लायर, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी की लोकेशन, वो मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर पॉइंट इज सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, बट पॉइंट उसका रेजिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसका एड्रेस रिकॉर्ड में वो है पटना, तो पटना इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे चलो। लगन ट्रांसपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड है, नोएडा का है, और उसने राम इज हायर्ड बाय द राम ट्रेड लिंक्स, राम ट्रेड ने उसे हायर्ड किया, तो वो सर्विस दे रहा है, लखन जी सर्विस दे रहे हैं, जो सप्लायर न्यू दिल्ली का है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू द हाउस ऑफ बायर लोकेटेड इन रुड़की उत्तर प्रदेश। ठीक है, कह रहा है उसे गुड्स करना है अपने दिल्ली वेयर हाउस से लेके उसे अपने उत्तर प्रदेश में रुड़की में वहां सामान पहुंचना है, तो ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? देखो लखन सर जो ले रहा है वो किसकी ले रहा है, सर्विस उठा रहा है, रेसिपेंट जो है वो रामा ट्रेडर्स है, ठीक है, रामा ट्रेडर्स है, वो दिल्ली का है, ठीक है। अब सामान क्या होना है, दिल्ली से जाके कहां जाना है, यूपी जाना है, ठीक है। तो पॉइंट इज जहां सामान जाएगा वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, दैट मींस आपका रुड़की प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। कह रहा है करंट पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन है, और ये बिलिंग एड्रेस सिंपल है, इसमें जहां पे भी बिलिंग एड्रेस है जो उसका रेजिडेंस बिलिंग एड्रेस है मुंबई, वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये काम खत्म हो गया, ठीक है, और यहां मेरा आरटीपी खत्म, ठीक है। बस इससे ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद मैंने ना एक चीज गलत बोली, यहाँ पे ना रजिस्टर्ड रुड़की नहीं होगा, एक्चुअली क्या है कि उसमें होता है लोकेशन, उसमें होता है लोकेशन, मैंने गलत बोल दी, उसकी जो वो होता है उसमें पैसेंजर में होता है, जीटीए के केस में ना, जीटीए के केस में जो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट होती है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट वही आपकी मानी जाती है, मतलब उसमें ये नहीं मानी जाती, तो दैट मींस दिल्ली ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। गलती से मेरे को वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर दिमाग में रह गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में अगर जीटीए है तो जीटीए वाला जो है वो आपका जो उस बंदे को हायर कर रहा है उसी की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेगा, सामान कहीं भी जा रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, यहां पर काम खत्म, और यही आरटीपी है बेटा, मेरा एडवाइस यही है, आप इन क्वेश्चंस को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो जब करोगे तो एक बार ध्यान रखना कि आप अगर परेशान होते तो आप पीछे से शुरू करो और काम खत्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगला आरटीपी नेक्स्ट करेंगे कुछ ही देर।